गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के माध्यम से इस लोगो से ऐप, आप अगर YouTube या Facebook पे हमें देख रहे हैं तो इस लोगो का ऐप आप डाउनलोड करिए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। निश्चित रूप से ऑफलाइन कोचिंग से और अन्य कोचिंगों से बिल्कुल मिनिमम फीस में आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। जहाँ 60-60 हज़ार रुपये लगते हैं 11th और 12th के, वहाँ मात्र 6,000 रुपये में ये कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और 10वीं कक्षा का कोर्स मात्र 4,000 के आसपास है। ठीक है, और उससे कम 8वीं 6वीं 7वीं का 3,000 के आसपास का कोर्स है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और आपको एक एक चीज़ शानदार, मेरे रिजल्ट की, मैं आपके रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ। पिछली कक्षा में अपन ने ये चीज़ देखी थी, तो आप इसको एक बार दिमाग में सेट कर लो। इसके आधार पे अपन अन्य क्वेश्चन भी करते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने देखा था ये टेबल रट जानी चाहिए ऐसे। 0 पे थीटा 0 तो 2f, 60 हो तो √3f, 60 हो तो √3f, 60 हो तो √3। 10 60 कितना होता है? √3 होता है ना, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, 10 क्या कहते हैं 90, ये 90 हो तो √2f और 120 हो तो f ही होता है। मतलब दो सवाल आता है कि दो समान बलों के मध्य कितना कोण हो कि उनका परिणामी भी उतना ही आए, तो 120 डिग्री। ये सवाल था 11वीं कक्षा में किताब में, और ये कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो दो समान आवेशों, दो समान बलों के मध्य, किसी वस्तु पर कार्यरत दो समान बलों के मध्य कितना कोण हो कि उन वस्तुओं पर लगने वाला है, उस वस्तुओं पर लगने वाला बल भी F हो या उतना ही हो। तो इसी के साथ ये अपन ने लास्ट किया था। अगला अपन अगर देखें एपिसोड, तो अगले एपिसोड में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगले एपिसोड में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, गृह कार्य। ठीक है, क्योंकि अपना वही पिछला कॉन्सेप्ट था। गृह कार्य में क्या है, तो देखो ये एक क्यूब है, वर्ग है, और इसके 4 कोने हैं। कितने कोने हैं भाई? 4 कोने हैं, और इन कोनों का नाम मैंने लिख दिया ABCD। अब सवाल में दिया हुआ कुछ भी हो, मैं अपने हिसाब से इसमें बता देता हूँ कि यदि ये आवेश -q है और ये q है, ये -q है और ये q है, तो परिणामी तो बिंदु B पर, या B से चेंज करें, हाँ B पर परिणामी बल ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, करना है बच्चों। क्या है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो इस B पे निकालना है, तो क्या करना है, देखो अब इन दोनों में होगा आकर्षण। पहले तो प्रतिकर्षण था, तो बाहर की ओर धक्का ले रहा था, बल लग रहा था। इन दोनों में होगा आकर्षण, मतलब क्या होगा, ये -q इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो अब बल लगेगा इधर। लगेगा कितना? दिशा ले ली मैंने, दिशा ले ली, तो दिशा ले ली तो सिर्फ अब मैं परिमाण की बात करूंगा। बल कितना होगा कि एक का परिमाण q, दूसरे का भी q। अब -q नहीं लूंगा, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ये F1। यहाँ तक किसी को समस्या तो बताओ। मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि बेटा जो सदिश होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक होती है दिशा, एक होता है परिमाण। जब आपने दिशा चित्र में अपने हिसाब से ले ली, तो सिर्फ आप परिमाण पे काम करोगे, आप दिशा नहीं लोगे। 2 बार लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने दिशा ले ली, अब सिर्फ परिमाण। इधर देखें तो F2 बराबर KQ, परिमाण Q2, दिशा ले ली, आकर्षण है A²। ये F दोनों बराबर है, तो ये भी F और ये भी F ही हो गया। अब इधर देखिए, तीसरा जो बल है वो निश्चित रूप से कहाँ लगेगा? दूर की ओर। क्यों लगेगा? तीर ऐसे क्यों लगेगा भाई? क्यों लगेगा बताओ भाई? इसलिए लगेगा कि दोनों समान है, तो प्रतिकर्षण है, तो ये धक्का, ये वाला आवेश इसको धक्का देगा भाई, उधर भाग।
ये कहेंगे यार मैं माइनस हूँ, इधर आजा आजा, या इधर है आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण में आप भली भांति समझते हो। तो अब बल कितना होगा, तो आपको पता है ये भुजा कितनी होगी, √2a। तो अब बल लगेगा जो क्या लगेगा, F3 मान लो। तो F3 कितना लगेगा, K, Q और दोनों के बीच की दूरी है √2a का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो आंसर क्या आया, K/2a²। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए कि ये दोनों बल तो इधर इधर लग रहे हैं और ये इधर लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ऐसे जाएगा बीच में। अलग कलर से करूं, इन दोनों का जो परिणामी है इन दोनों का परिणामी इधर आएगा कहीं, ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों का परिणामी मैंने आपको बताया √2f करके और फिर माइनस करोगे, अंतिम जो होगा F नेट, ये आप खुद को करना है आगे, F3 माइनस F3, या ज़्यादा आपको निश्चित रूप से √2f होगा तो आपको करना पड़ेगा। देखो आपको अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा ज़्यादा है, तो आप कंफ्यूज मत हो, निश्चित रूप से ज़्यादा ये होगा, ये क्योंकि √2 गुना है और ये तो उसका आधा है। तो फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, एक बार किसी को ज़्यादा मान के कर लो, जब माइनस में आए तो उसको उल्टा कर लेना बस। तो मैं कहता था √2f माइनस F3, इनके मान रखोगे आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इतने ध्यान से देख लो, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई, समय नहीं है अपने पास, समय नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। अगली स्लाइड, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, नया टॉपिक है बिल्कुल। मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको पिछले कॉन्सेप्ट में करा दिए, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा दिए इतने ही होंगे। अब मेरा टारगेट क्या रहता है, मैं लेवल बढ़ाता हूँ। अभी मैंने आसान लेवल दिया, लेवल 1 दिया, फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जो समझा के दिया, लेवल 2 दिया। अब अगला जो सवाल है वो इससे भी कठिन आएगा, और फिर अपन लेवल 5 तक जाएंगे भाई। अब अगला विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा, मैं आपको लग रहा होगा मैं बार बार 11वीं 10वीं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, देखो पुराना काम आता है, पुराना काम आता है। जिसने अच्छे से पढ़ा है वो तो कम से कम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाए, और जिसने हल्के में लिया है उसको मैं सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। जैसे अभी मेरे को बताना था समांतर चतुर्भुज नियम का गणितीय विश्लेषण, तो मैंने वो भी बताया। तो निश्चित रूप से अगला टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र है, तो ये 11वीं कक्षा के गुरुत्वीय क्षेत्र से सिमिलर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10वीं कक्षा में अपन ने 11वीं कक्षा में अपन ने देखा था कि गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके कारण गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो कूलॉम का बल भी है, वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। विद्युत क्षेत्र है क्या, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र एक काल्पनिक क्षेत्र था जिसमें काल्पनिक रेखाएं थी, वैसे ही विद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक रेखाओं का समूह है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक काल्पनिक रेखा जो आंखों से नहीं दिखती है, जो आंखों से नहीं दिखती है। तो देखिए क्या है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के परित वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है। तो क्या है, याद हो गया भाई, किसी आवेश तथा आवेश के समूह, किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के परित या के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है। किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर या किसी आवेश तथा आवेश के परित, किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के परित का वह क्षेत्र, किसी आवेश तथा आवेश के समूह के परितः का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके विद्युत प्रभाव, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी परिभाषा एक बन गई भाई, किसी आवेश अथवा आवेश के समूह के परितः का वह क्षेत्र जहाँ तक कौन सा प्रभाव,
विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसके कारण। तो जहाँ तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र। साधारण सी परिभाषा ये याद हो तो काम हो जाएगा, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा लेते हैं, अर्थात जहाँ तक वह आवेश अथवा आवेश का समूह अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है उस आवेश अथवा आवेश समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जहाँ तक, अर्थात या कह सकते हैं जहाँ तक कोई आवेश, परिभाषा चेंज कर लो, दूसरी अर्थात मत लिखो, ये परिभाषा एक हो गई, ये परिभाषा दो हो गई। अपने को इतना ही लिखना है भाई, ऐसा नहीं है कि एक सवाल एक नंबर का पूछा 10-10 परिभाषा लिख रहे हैं। दूसरा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश उस आवेश के कारण बल का अनुभव करता हो, जहाँ तक वह आवेश, ठीक है, तो जहाँ तक वह आवेश अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जो बल लगा रहा है उसका विद्युत क्षेत्र, जो बल लगवा रहा है, दो चीजें हो गई, एक बल लगा रहा है, देखो ध्यान से, एक बल लगा रहा है और एक लगवा रहा है। लगा रहा है और लगवा रहा का मतलब क्या है? जो लगा रहा है वो तो स्रोत आवेश है, कौन सा आवेश है? स्रोत। और जो लगवा रहा है वो परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, जिसपे टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग। क्लियर? तो देखो सुनना, टेस्टिंग कैसे मैं बताता हूं आपको। टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। बेटा आपने देखी होगी रामायण, आपने बेटा देखा होगा WWF। तो रामायण और WW, रामायण की बात करते हैं, रामायण में बात करें, ठीक है, अब मेरे से देखो ऐसे ही चित्र बनते हैं, तो आप मान लो, क्लियर, ठीक है, ये भगवान राम है और ये कौन है? ये है रावण। अब क्या है कि आपने रामायण, अभी अभी कोरोना काल में रामायण चली थी टीवी पे, तो आप सबने देखी होगी। तो इसमें क्या है देखना, कि जब किसी एक की शक्ति का परीक्षण करना है तो दूसरे को बिल्कुल कमजोर बनाना होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, भगवान राम ने एक तीर छोड़ा, रावण ने एक तीर छोड़ा, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे दोनों तीर टकराते थे और प्रकाश निकलता था और तीर खत्म हो जाते थे। देखा होगा? देखा नहीं देखा? देखा। तो क्या था कि भगवान राम का जो तीर आ रहा था, रावण का जो तीर आ रहा था, दोनों तीर पावरफुल थे और दोनों ने यहाँ आके एक दूसरे की शक्ति को निरस्त कर दिया। लगातार ये दौर चलता रहा, न तो भगवान राम के तीर की क्वालिटी, उसकी शक्ति का पता चला, न रावण के तीर की शक्ति और क्वालिटी का पता चला, क्योंकि दोनों ही अपनी शक्ति को भरपूर पावर देकर और भेज रहे थे, और तीर यहाँ टकरा रहा था, लाइट हो रही थी, प्रकाश हो रहा था, फूल पत्तियां गिर रही थी, जो भी, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में से किसी के तीर की शक्ति का पता कैसे चलेगा? जब वो तीर आते रहेंगे और वो आकाश में नष्ट होते जाएंगे तो पता
तो कहाँ थे? तो शक्ति का पता कैसे चलेगा भाई? तो अब क्या है कि मान के चलो किसी एक मोमेंट पे रावण अपना तीर निकालने में और उसको धनुष में लगाने में और छोड़ने में उसने समय लगा दिया, और इतने में भगवान राम ने तीर निकाला और मार दिया। और तीर जब भगवान राम ने मारा, सुनना भी ध्यान से, तीर जब भगवान राम ने मारा तीर जब भगवान राम ने मारा तो क्या हुआ? ये तीर गचाक करके रावण को लग गया। तब इस तीर की पूरी क्वालिटी का पता चला। क्या पता चला? कि इस तीर की पूरी क्वालिटी का पता चला कि भाई भगवान राम के बाण में जो शक्ति थी वो क्या थी। वो रावण को एहसास हुआ। कब? जब रावण अपना तीर चला ही नहीं पाया। मतलब रावण क्या हुआ, निकाल रहा था, लगा रहा था, उतने में तो टक गया उसके, तो पूरी पावर का पता चल गया। समझ रहे हो? तो इसके लिए एक को स्रोत चार्ज जिसकी पावर चेक करनी है और दूसरे को परीक्षण टेस्ट चार्ज होना चाहिए। मान के चलो WWE में आपने नाम सुना होगा खली। अब खली के मुक्के की पावर का टेस्ट करना है, पावर चेक करनी है, तो क्या करने पड़ेगा? सामने ऐसा बंदा खड़ा करना पड़ेगा जो उसका विरोध नहीं करे, वो खा ले मुक्का ले, एक में ही ढेर, ठीक है। और सामने यदि कोई ऐसा शक्तिशाली बंदा खड़ा कर दिया तो क्या करेगा? वो जैसे मुक्का मारेगा, मुक्का पकड़ लेगा, तो उस मुक्के की उतनी पावर सामने वाले पे नहीं जाएगी। लेकिन सामने वाला ऐसा है, मुक्का चला ही नहीं पाया, खली ने मारो दे दनादन, तो क्या हुआ? वही क्या हो गया? नॉकआउट हो गया, ठीक है। तो सामने एक को पावरफुल होना पड़ेगा, दूसरे को क्या करेंगे अपन? कम पावरफुल रखेंगे, ताकि इसकी पावर का पूरा पता चले। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में मैं अब टॉपिक पे आता हूँ। दूसरे शब्दों में बात करें, मान के चलो लंबे लंबे बनाता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। इस तरह से मान के चलो, ये एक आवेश है और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर जा रहा है। ये रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये क्या है बेटा? ये विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है? या अपन कह सकते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र पूरा है, और इस विद्युत क्षेत्र में क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, और ये इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब मुझे इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र की पावर की जांच करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक छोटा परीक्षण आवेश यहाँ रख दूंगा, टेस्ट चार्ज Q0, और ये चार्ज क्या है? Q। तो अब ये जो आवेश है, इस पर जो भी बल लगा रहा है, देखो ये उस पर बल लगा रहा है, लेकिन ये उस पर बल नहीं लगा पा रहा। ये वाला जो आवेश है ये उस पर बल लगा रहा है, लेकिन वो वाला आवेश टेस्ट चार्ज है। क्या है भाई? टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, तो वो इतनी पावरफुल नहीं है जो उस पर पावर लगा पाए। तो इसकी पूरे के पूरे पावर का अपने को पता चल गया, बल का पता चल गया। मान लो बल लगा F0, तो इसने उसको धक्का दिया, बल लगाया F0। तो अब देखिए कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, गणितीय में समझें तो विद्युत क्षेत्र जो E है वो क्या होगा? F/Q0। भी ध्यान रखना, क्या होगा भाई? F/Q0। मतलब परीक्षण आवेश पे जितना भी बल लग रहा है, परीक्षण आवेश पे जितना भी बल लग रहा है, ठीक है,
बट्टा परीक्षण आवेश का मान, तो यदि किसी परीक्षण आवेश पर बल F लगता है तो बल F तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, बल F तथा परीक्षण आवेश के परिमाण Q नॉट के अनुपात को, बल F तथा परीक्षण आवेश के परिमाण Q नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये भी एक परिभाषा बन गई भाई। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। एक बार ध्यान से देखो। इसके साथ अपन बच्चों इधर देखें, इसके साथ बताओ विद्युत क्षेत्र की और चीज़ें बता देते हैं, कुछ और चीज़ें इसी चित्र में बता देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि आपने देखा ये प्लस है और ये प्लस है और इस मैं कुछ नहीं कर रहा, निकाय कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो आपने देखा होगा ये प्लस है और वो प्लस है, और ये प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, ये स्वतः ही इधर जाएगा। तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण स्वतः ही दूरी बढ़ेगी। अपने को कोई बाहर से बल नहीं लगाना, स्वतः ही दूरी बढ़ेगी इन दोनों आवेशों की। तो मैं आपको कहूँ कि पहले यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ कि यहाँ पे कोई आवेश है और ये थोड़ी देर में स्वतः ही यहाँ आ गया, इसका मतलब है आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है। और आपको पता है धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं भाई, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर चलने पर, इस विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, तो हम कह सकते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश से दूर जाने पर विभव घटता है, विभव घटता है। अपन ने कैसे लॉजिक लगाया, अपन ने एक पॉजिटिव आवेश छोड़ दिया, तो अपन ने देखा कि पॉजिटिव आवेश तो स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, और स्वतः ही तो कब जाएगा, जब सीधी सी बात है आवेश सदैव अपने आप उच्च विभव से निम्न विभव ही जाता है। तो ये आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जा रहा है, तो अपन ने देखा कि एक धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश से दूर जाने पर विद्युत जो विभव है वो घटता है, विद्युत विभव जो है घटता है। आपको दिख रहा होगा, पहले आवेश उच्च विभव पे था, अपने आप दूर गया तो कहाँ वो निम्न विभव ही होगा। तो यहाँ इसके साथ मैंने आपको बता दिया विद्युत क्षेत्र के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी परिभाषा। अगले टॉपिक में तो अपन ने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अगले टॉपिक में अपन देखेंगे, एक बार वापस चित्र को देख लो भाई, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में, इसको ध्यान से देखें। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने अभी तक विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये चित्र मैंने बता दिया आपको। अब है अपना अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बात वही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है या विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसे निकलेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन क्या बात करेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल F के कारण लगने वाले बल F के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई हो तो, मतलब बल F लग रहा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ई हो तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर F बट्टा क्यू नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखो ये चित्र बनाना है और उसके साथ ये कहानी लिखनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q1 पर लगने वाले बल F के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो विद्युत क्षेत्र, ये संबंध है। यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर F बल कार्य करे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार परिभाषित होगी। तो यहाँ तक हो गया, चित्र बना लो। किसी बिंदु पर कार्य करने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो वो परिभाषा से क्लियर दिख रही है, परिभाषा कि किसी बिंदु पर कार्य करने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है, या आवेश के अनुपात के बराबर होती है। साथ ही अपन लिख सकते हैं, अगले टॉपिक से अगले पेज से लिख लें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश से दूर की ओर तथा नेगेटिव आवेश के कारण अंदर की ओर या पास की ओर होती है। तो पॉजिटिव आवेश के कारण दूर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश की ओर कारण अंदर की ओर होती है। तो देखो इसमें क्या है, यदि पॉजिटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी दूर की ओर, और यदि नेगेटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आएगी इस तरह से। पूरे में चित्र बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, इस तरह से। तो पॉजिटिव आवेश से बाहर की ओर और नेगेटिव आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। जल्दी से देखो भाई इसको कैसे आगे अपन पढ़ेंगे। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये सब सतह के लंबवत होती है।
तो यहाँ क्या लिखा है कि परीक्षण आवेश जो है वो मुख्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। परीक्षण आवेश जो है मुख्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लगा देगा तो उसको प्रभावित कर सकता है। अतः इस प्रभाव को कम करने के लिए परीक्षण आवेश का मान कम से कम लेते हैं, प्रभावित कर सकता है। अतः परीक्षण आवेश का मान कम से कम लेते हैं। अतः या ये लिख सकता, अतः इस प्रभाव को कम करने के लिए परीक्षण आवेश का मान कम से कम लेते हैं। तो अब अपना जो ई है इसका मान क्या हो जाएगा, एफ बट्टा क्यू नॉट। ये तो अपन लिख ही रहे थे, बस अब इसके आगे लग जाएगी एक लिमिट लग जाएगी, और क्यू नॉट जो है कम से कम होना चाहिए। तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, और ये तीर के निशान इस तरह से लग जाएंगे। क्लियर भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बारे में देखें, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये सब अपन देख लिया। एक बार वापस यहाँ पे देख लें कि यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? फैराडे ने दी थी, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ई बराबर एफ बट्टा क्यू होता है, क्यू नॉट, और एफ है न्यूटन, और क्यू नॉट है कूलॉम में। तो न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक है। और आवेश Q जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे तो स्रोत आवेश या मुख्य आवेश कहते हैं। और आवेश जिस पर Q नॉट जो स्रोत आवेश के प्रभाव में परीक्षा करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो स्रोत आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, परीक्षण आवेश जिस पर टेस्टिंग करनी है। तो स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के बारे में अपन ने पढ़ा। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसके बारे में लिखते हैं। अब इसकी विमा है, तो इसकी विमा काम की है, तो विमा अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने को पता है ई बराबर क्या है, एफ बट्टा क्यू नॉट। तो ई की विमा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी m1 L1 T-2। एफ की तो याद होती है, रटी भी होती है, 11वीं कक्षा से मैं बता रहा हूँ। और क्यू की होती है A1 T1, क्यू की होती है A1 T1, क्यू की होती है A1 T1, याद हो जानी चाहिए। क्यू बराबर AT। अब यार बार बार हर एक चीज़ बताना, ये एम्पियर और ये टाइम, ये इधर आ जाएगा तो क्यू की विमा आ जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, बार बार नहीं। पुराना यार एक बार में याद हो जाना चाहिए, वीडियो 2 बार देखो तो उससे क्या है कि जल्दी समझ में आएगा। m1 L1 T-3 ये ऊपर जाएगा, और A-1। तो ये आ गई विमा ई की, विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई। विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई, तो अब विद्युत क्षेत्र की विमा है m1 L1 T-3 और A-1, ये विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई। अब अगला टॉपिक, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ तक अपन ने ये कर लिया। मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बता दी आपको, साथ में मैंने आपको बता दिया कि धन आवेश से देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ यहाँ एक ट्रिक। धन आवेश से दूरी बढ़ने पर विभव घटता है। विभव पढ़ेंगे आगे, पर पता होना चाहिए विभव घटता है। ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है। और नेगेटिव आवेश के कारण में इसके कारण विपरीत होगा। दूरी बढ़ने पर विभव बढ़ता है। दूरी बढ़ने पर विभव क्या होता है?
बढ़ता है। किस में बढ़ता है भाई? नेगेटिव आवेश के कारण। नेगेटिव आवेश के कारण दूरी भी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे किस पर? विद्युत क्षेत्र रेखा पर। विद्युत क्षेत्र रेखा पर दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी चलेंगे तो विभव बढ़ता है और इस पे घटता है, ये ध्यान रखना। अगला है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ध्यान से देखिए, वो पूरा जो चित्र अभी अपन ने बनाया था उसी कॉन्सेप्ट पे अपन काम करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे अपन काम करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बड़े बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। यहाँ से दूरी पर बिंदु P पर ये मूल बिंदु है, यहाँ पे प्लस Q आवेश है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। तो अपन कहेंगे कि चित्रानुसार मूल बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण लघु परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है। Q0 क्या है? लघु धन परीक्षण आवेश। ये नाम सबके पता हो तो थ्योरी लिख सकते हो। ये हो गया स्रोत आवेश, ये हो गया मूल बिंदु। चित्र से ही कहानी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो वापस देखें कि चित्रानुसार मूल बिंदु पर एक आवेश प्लस Q है, जिसके कारण मूल बिंदु से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखा जाता है। यह आप लिख दोगे। अब चित्रानुसार आवेश Q0 पर आवेश Q के कारण आवेश Q के कारण बल कितना हो जाएगा? F बराबर K Q0 बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। सदिश है तो मैंने लगा दिया पीछे R कैप। सदिश है तो क्या लगा दिया? R कैप। उसी दिशा में होगा, बल होगा का किधर? इधर ही होगा। F हो गया। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो अब आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अभी अभी बताई थी परिभाषा से। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको अभी अभी बताई थी। क्या बताई थी बताओ, जल्दी बताओ भाई। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 F बट्टा Q0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था अभी। ये समीकरण हो गई 1, कुछ नहीं है, आसान है। ये होगी समीकरण 2, कठिन नहीं है। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब ये मान अपन रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, E सदिश फॉर्म में, E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0। Q0 का मान टेंस टू 0 होता है, ये ध्यान रखना। मतलब 0 की तरफ है, 0 नहीं है, ध्यान रखना। ये मान रखा K Q1
Q2 बट्टा आर स्क्वायर आर कैप इंटू 1/Q0। एफ का मान रखा और Q0 है यहाँ। आप देखो Q और Q0 है तो Q1 Q2 नहीं लिख के Q और Q0 लिखेंगे। अब आप देखो लिमिट Q0 पर लगी है, लिमिट Q0 पर लगी है, मतलब Q0 अपने को दिक्कत देगा, लेकिन जैसे ही Q0 से Q0 कटेगा ये लिमिट अपने आप स्वतः ही हट जाएगी और अपना अंतिम आंसर आएगा E बराबर के Q बट्टा आर स्क्वायर और आर कैप, या E का मान आ जाएगा के हटाओ भाई, इसका मान आ जाएगा 1/4πε0 Q बट्टा आर स्क्वायर और आर कैप। आपने देखा होगा, मैं इससे तुलना करता हूँ, आपने देखा होगा गुरुत्वीय त्वरण, याद करो भाई, मैं पुराना याद करा रहा हूँ। आपने देखा होगा गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आता था? ई जी बराबर GM बट्टा आर स्क्वायर आता था। आर कैप कर लो भले या सदिश हटा दो भले। तो आप देख रहे हो जी का मान ऐसा आता था GM बट्टा आर स्क्वायर, तो जी की जगह आ गया के, एम की जगह आ गया क्यू, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह से। और सदिश रूप में लोगे तो आर कैप आएगा, लेकिन दिशा माइनस आएगी क्योंकि यहाँ पे जो बल होता है वो आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, इसलिए माइनस चिन्ह भी आता है इसमें। तो मैं तो सब संख्या को रिलेट कर रहा हूँ कि आप मुख्य मान की तुलना करिए। तो मुख्य मान की जब तुलना करोगे तो आपको दिखेगा के जी की जगह के, एम की जगह क्यू, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। तो अतः किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है अपन ने ज्ञात किया, इसके बाद अपन आप आगे लिखो। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लिख रहे हो तो आगे 2 लाइनें लिखा रहा हूँ, 2 लाइनें लिखिए। अर्थात ये यहाँ तक ये आंसर आ गया बस। अर्थात आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटता जाएगा। चलो इसके आगे लिखना चाहे तो लिखें। अतः बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए गोलीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए ई का परिमाण समान होगा और यह आर की दिशा पर निर्भर नहीं होगा। इस प्रकार का क्षेत्र गोलीय सममित या त्रिज्यीय क्षेत्र कहलाता है। यदि आवेश Q से देखा जाए तो इसका परिणाम आवेश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार घटता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के साथ खींचे गए आरेख को निम्न चित्र द्वारा दर्शाना है। तो देखो अब इसको चित्र के द्वारा अपने को दर्शाना है, तो अब अपन क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे भाई। तो अपन कह सकते हैं अतः आर बढ़ने पर ई घटता है। अब ई और आर में अगर चित्र बनाएं, इधर देखो, ये हो गया एक्स एक्स और वाई एक्स। अब देखो ई और आर देना है तो आप बता दो, वैसे दे देते हैं। इधर दे देते हैं ई, इधर देते हैं आर। आपको पता है वर्ग का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती जब होता है तो ग्राफ सदैव ऐसे बनता है, ये अनंत पे जाके स्पर्श करता है। और ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आता है। तो ग्राफ आप देख लीजिए, ये पेपर में काफ़ी बार आता है। क्लियर? और यदि ई और 1/r² के मध्य ग्राफ बनाना हो तो भी आप देखिए, तो इधर हो गया ई और इधर हो गया 1/r²। अब देखो ई और आर में तो ग्राफ ऐसा होगा और यही पेपर में आता है अक्सर, ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी किताब में ये भी दिया हुआ है। तो आप देखिए कि ई समानुपाती है 1/r² के। अगर 1/r² पूरा बढ़ेगा तो ई भी पूरा बढ़ेगा। तो 1/r² अगर पूरा मान बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। जब ऐसा आता है तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा टक,
सीधी रेखा। ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा। क्लियर? इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जब 1/r² पूरा, अब r² से मतलब नहीं आपको, 1/r² जो एक संख्या है वो बढ़ेगी तो उसके समानुपाती है ई, तो ई भी बढ़ेगा, तो ग्राफ आएगा सीधी रेखा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने आंसर निकाल दिया। समीकरण नंबर डालने हैं तो डाल देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? तो E किसी माध्यम में, तो M लिख दो। अब उसके लिए क्या करना है? 1/4πε0 तो है ही। ध्यान से देखते जाना। अभी एक और ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जब भी परावैद्युतांक K की बात करें तो आप हमेशा एक चीज़ मेरी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग में भूलना मत, कि K जो है परावैद्युतांक K वो हमेशा ε0 के साथ आएगा। कभी भी कोई ऑप्शन है, देखना ध्यान से, कभी ऑप्शन है ABCD, इधर लिख देता हूँ, कोई ऑप्शन है ABCD, पता चला कहीं पे ε0/K लिखा हुआ है, कहीं K/ε0 लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसे, और कहीं पे ε0K लिखा हुआ है। क्लियर? और नन ऑफ दीज मान लो, ऐसा कोई पीछे कुछ भी लिखा हुआ है, ऑप्शन है 4 के, ज्ञात कीजिए निम्न सूत्र कौन सा सही होगा। तो निश्चित रूप से ये गलत है, निश्चित रूप से ये भी गलत है। K और ε0 दोस्त है, वो हमेशा साथ रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। K और ε0 हमेशा दोस्त है, वो साथ रहेंगे, कभी भी ऊपर नीचे ये K जो है परावैद्युतांक वाला, ये ऊपर नहीं आएगा। सॉरी। तो आप ये देखिए, ये सूत्र आ गया। तो K हमेशा ε0 के साथ आता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, मैंने आपको भली बात ही समझा दी। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया, आपको न्यूमेरिकल करना है, और आज पूरी कक्षा में हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, और अगली कक्षा में अपने क्या पढ़ना है? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र और उसके कुछ सूत्र पढ़ने हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएँ पढ़नी है। क्लियर? और जो अपने वर्ग वाले सवाल किया था आज अपन ने, उसी के आधार पर विद्युत क्षेत्र को लेकर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो कल की क्लास विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म से रिलेटेड रहेगी। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो क्लास समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं। गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपना उद्देश्य है कि हर गांव ढाणी के बच्चे को एक श्रेष्ठ और बढ़िया, देखो जब शिक्षा में क्रांति आई गई है तो उसको इस कदर तक अपने को ले जाना है कि हर बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। गांव ढाणी का बच्चा भी IIT की तैयारी कर सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। और आपको पता है कि 11वीं 12वीं के जो NCERT के कॉन्सेप्ट है वही IIT और नीट में अक्सर आते हैं। तो आपको अपना ध्येय कि गांव में बैठा बच्चा, ढाणी में बैठा बच्चा, उसको भी समान अधिकार प्राप्त हो। इसलिए अगर आपका कोई मित्र दूर दराज के गांव ढाणी में रहता है तो आप उन्हें सूचित करें, उन्हें बताएं कि जागृति क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, और स्कूल के प्रिंसिपल से लेटर पैड पे लिखवा के हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर जो गिवन है हमारे ऐप पर, वहाँ पे वो भेज देवे। हम उस बच्चे का बिल्कुल निःशुल्क जो है उसमें एडमिशन कर देंगे। इसी के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज तक जितना पढ़ाया उसे ज़रूर याद करें, अगली कक्षा में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट काम आएंगे। धन्यवाद।